We have a upcoming session, a very interesting session, Horizon of Exports from Gujarat. I would like to invite Mr. Pinakin Pandya and Mr. Sagar Agrawat on the stage, please. Please. To give a brief introduction about both of our panelists, Pinakin sir is a well-known name in the industry of international trade, international business, and he's heading, he's the Vice President Sales with Tulsidas Khimji. And he's also a visiting faculty for renowned institutions like JBS Academy, AMA, as well as Kaushal Skill University. So on behalf of AMA, I would like to present a small memento to him. Please. Mr. Sagar Agrawat, a young and energetic gentleman who is the founder of Horizon Exim. Coincidentally, the theme of the session is also Horizon of Exports from Gujarat. And he himself is a trainer, consultant, and he's also an exporter, which will add more insights into this session. So on behalf of AMA, I would like to present a small memento to Mr. Sagar. Not taking much time, I would hand over the stage to both of these experts. Thank you so much. So first of all, કેમ છો અમદાવાદ? નાઇસ. તો ગુજરાતી લોકો જમ્યા પછી થોડા ધીમા પડી જાય હે ને, પેટમાં પડી જાય ને એટલે શું છે, થોડી શાંતિ થઈ જાય. એક તો આપણા ગુજરાતની અંદર બે વસ્તુ, એક તો જલેબી ફાફડા ગાંઠિયા અને બીજું એક્સપોર્ટ. આ બંને અત્યારે એક નંબર ઉપર છે, करेक्ट ना? तो आज का ये जो आपका अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जो प्रोग्राम में अभी जो आपका सेशन है ना, जहाँ पे अभी मेरे साथ जो बैठे मिस्टर पिनाकिन पंड्या जी, जो लॉजिस्टिक्स के एक्सपर्ट है, और मैं खुद भी एग्रीकल्चर आइटम एक्सपोर्ट करता हूँ इन मोर देन 17+ कंट्रीज़. सो काफ़ी सारे लोगों ने, आपने कहीं ना कहीं मुझे सोशल मीडिया पे देखा होगा. मेरी एक यूट्यूब चैनल भी है HIIEM नाम से, जहाँ पे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स है, जहाँ पे एक मेरी कंपनी भी है होराइजन एक्जिम करके, जहाँ पे मैं एग्रीकल्चर आइटम एक्सपोर्ट करता हूँ, और एक हमारा HIIM करके इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग के लिए आते हैं. तो आज का ये जो सेशन है, जिसका टॉपिक है, जिसका नाम है अनलॉक एक्सपोर्ट पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गुजरात, और उसमें से भी मुझे टॉपिक दिया गया था गुजरात के एक्सपोर्ट के बारे में. दैट मीन्स के होराइजन ऑफ गुजरात एक्सपोर्ट के बारे में आप बात करिए. तो आज के सेशन की शुरुआत मैं सबसे पहले करना चाहता हूँ कि आप सब लोग, आप जहाँ पे बैठे हो अहमदाबाद में, और मेनली अहमदाबाद इज़ अ पार्ट ऑफ गुजरात, तो ये बहुत गर्व की बात है. वी ऑलवेज फील प्राउड कि गुजरात एक पान इंडिया का सबसे लौता ऐसा स्टेट है जो पान इंडिया का 33% अकेला एक्सपोर्ट सिर्फ अपना गुजरात करता है. राइट. सो वी ऑल फील प्राउड, एंड उसमें आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है. राइट. नॉट ओनली अस, यू ऑल आर द पार्ट ऑफ द 33%. क्योंकि अगर पान इंडिया की बात की जाए तो वी हैव 28+ स्टेट, 28 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे स्टेट है, और उनमें से भी उसके ऊपर फर्स्ट नंबर पे रहना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. तो आपको पता है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, गुजरात इतना एक्सपोर्ट क्यों करता है ना? एनीवन नोज? कोई भी बता सकता है कि गुजरात पान इंडिया का 33% एक्सपोर्ट करता है अकेला. So what is the reason behind it? Anyone knows? Perfect. Longest coastal line, and also the AMA, right? तो reason is कि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आप लोग आते हो सीखने के लिए, और सीखने के बाद फिर आप लोग धंधा करते हो तो आपके 2 पैसे बचते हैं ना, राइट? तो राइट आंसर इज AMA ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम द AMA द रीजन इज गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन एंड मेजर पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. हमारे यहाँ पे भारत भर में से बहुत अच्छे 2 पोर्ट है, जिसका नाम है एक
मुंद्रा एंड कंडला, राइट। तो ये दोनों पोर्ट हमारे पास है जो हमें काफ़ी हेल्प करता है एक्सपोर्ट में। उसके अलावा भी हमारे पास इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छी है, मैं आगे अभी आपको और डिटेल में बताऊंगा गुजरात क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। गुजरात में आप सभी लोगों को पता है कि लोगों को व्यापार करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सालों पहले बहुत छोटी छोटी दुकानें, शोरूम हुआ करते थे, जो साल साल जाते गए और वो सारी दुकानें इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट हो गई और वो लोग अभी ओवरसीज़ मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए आ गए। तो गुजरात में पहले से ही व्यापार का चलन ज़्यादा ये ट्रेंड है। ऊपर से हमारे पास पोर्ट है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि गुजरात के लोगों में व्यापार करने की टेक्निक है जी, वो सबसे ज़्यादा हमें आगे लेके जाती है। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, है ना, और काफ़ी लोगों से मिलने के बाद जो हमारे लोगों में जो व्यापार करने की टेक्निक्स है वो काफ़ी थोड़ी अलग है। जो जिसके कोई क्लासेस नहीं होते वो बाय ब्लड मिलती है हमें गिफ्ट में, है ना। तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए गुजरात से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और ये आप सभी लोग जानते हो, राइट। तो अभी हम थोड़े गुजरात के फ्यूचर के बारे में, एक्सपोर्ट की बात करने से पहले मैं थोड़ी आपको गुजरात की हिस्ट्रीज के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि गुजरात ऐसा नहीं है कि आज कल से एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर गुजरात की बात करूँ तो 1960 से लेके 1990 के सालों में गुजरात ने आपको कई इंडस्ट्री सेक्टर का लीडर बना दिया है, जैसे टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग आइटम्स, फार्मास्यूटिकल्स, डेयरी आइटम्स, सीमेंट्स, डायमंड्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो 1960 के बाद काफ़ी ग्रोइंग हुए हैं और ये सारे सेक्टर्स को मिलाते हुए आज गुजरात भारत का 33% अकेला एक्सपोर्ट करता है। उसके अलावा भी 1919 के बाद जैसे वेस्टवर्ल्ड ट्रेड बढ़ता गया, यहाँ के मसाले, स्पाइसेस, अदर आइटम्स भी एक्सपोर्ट होने लगे। आप लोगों को पता है गुजरात स्पाइस का भी बहुत अच्छा एक्सपोर्टर है। आपको ये भी पता होना चाहिए गुजरात टॉयज का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हमने अभी तक यही सुना था कि टॉयज हम सिर्फ चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। आपको आज मैं बताना भी चाहता हूँ www.government ये commerce.government.in की वेबसाइट पे जाना, टॉयज का HSN नंबर डालना, उसका फिगर देख लेना आप कितना आता है। गुजरात आज के दिन टॉयज भी अच्छा एक्सपोर्ट करता है, राइट। और अभी मैं बात करता हूँ गुजरात के पोर्ट्स के बारे में। अगर गुजरात के पोर्ट्स के बारे में बात करो तो आप लोगों को पता है गुजरात में कितने पोर्ट्स हैं? सब लोगों ने दो ही पोर्ट के नाम सुने, मुंद्रा और कंडला। हाउ मेनी नंबर ऑफ पोर्ट्स? सॉरी, नहीं, मैं बोल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स। छोटे मोटे ऐसे छोटी छोटी जो वेसलें आती है वैसे वोयाज आते, छोटे मोटे पोर्ट कितने पता है? आपके जनरल नॉलेज के लिए गुजरात में 42 पोर्ट्स है जी, गूगल कर लेना, आपको उसमें भी दिखने को मिलेगा। छोटे मोटे जामनगर में बेड़ी पोर्ट है ना, ऐसे पोर्ट के आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे जी। एग्जैक्टली गुजरात में 42 पोर्ट्स है। तो 42 पोर्ट्स पे ऑपरेशंस चलते हैं। कोई जगह पे कोयला आता है, कोई जगह पे इंपोर्ट होता है, कोई जगह पे एक्सपोर्ट होता है, पर मेजर जो कंटेनर पोर्ट है वो हमारे यहाँ पे दो है, एक है कंडला और एक है मुंद्रा। पीपावाव में भी काम होता है। और उसके अलावा भी आपको ये पता है कि गुजरात में पोर्ट तो है भी, पर गुजरात में ड्राई पोर्ट्स भी है। ड्राई पोर्ट्स को क्या बोला जाता है? ICD, इनलैंड कंटेनर डिपोट, राइट। यू नो गुजरात में कितने ICDs है? लोगों को पता है कितना है गुजरात में टोटल? हाँ, वो तो अहमदाबाद में है, राइट। गुजरात में टोटल 9 ICD है। ICD में ऑपरेशन क्या होता है पता है? कस्टम एग्जामिनेशन, कस्टम क्लियरेंस, जिसको हमारे एग्जाम फील्ड में ड्राई पोर्ट भी बोला जाता है। जैसे अहमदाबाद में यहाँ पे ICD है जिसका नाम है खोडियार। वैष्णो देवी सर्कल थी, आप आगे जाओ ना, ત્યાં આવે છે, एक वक्त जजो, विजिट करजो, राइट। वहाँ पे आप जो भी सामान एक्सपोर्ट करते हो इंडिया से, जैसे सर है वो तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे क्योंकि ICD CFS वो उन लोगों का पार्ट है, मैं तो एक्सपोर्टर हूँ, है ना। ये तो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है, CHA जो आप बोलते हो ना, कस्टम हाउस एजेंट जी, है ना। तो वो लोगों का पार्ट होता है कि आपका कार्गो आपके वेयर हाउस से रिसीव करे और उसको आपके POD, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक पहुंचाने का जो कंटेनर बुकिंग, कस्टम क्लियरेंस, फ्रेट फॉरवर्डिंग,
डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो सारा काम होता है ना, वो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कंपनीज करती है, जिसके बारे में ज़्यादा ब्रीफ मिस्टर पिनाकिन आपको देंगे। पर आपके जनरल नॉलेज के लिए कि हमारे यहाँ पे गुजरात में टोटल 9 ICD है, 42 पोर्ट्स है, जो मिला के हमारे गुजरात के होराइजन एक्सपोर्ट को सबसे ज़्यादा आगे बूस्ट करता है। उसके आगे आपके जनरल नॉलेज के लिए थोड़ी मैं और बातें ऐड करना चाहता हूँ। वो बात है कि गुजरात के कौन से सिटी से कौन सी आइटम्स अभी तक इतनी ट्रेंडिंग में एक्सपोर्ट हो चुकी है, जिसमें अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं तो इंडिया का 28%, 28% ड्रग मतलब फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट सिर्फ अकेला मेरा अहमदाबाद करता है, राइट। तो वी फील ऑलवेज प्राउड कि वी अहमदाबाद are exporting pharmaceutical items to the world, and even in the pan India it's 28%, so it's a huge amount, right? And apart from that, हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो आप लोगों को पता है कि साणंद है ना, वहाँ पे कौन से प्लांट है साणंद में? टाटा मोटर्स है ना, सुजुकी, फोर्ड, ये जो सारे प्लांट है ऑटोमोबाइल्स हमारा एक्सपोर्ट होता है। वडोदरा एंड अंकलेश्वर की अगर बात करने जाए तो हमारा वहाँ से मेजर एक्सपोर्ट होता है केमिकल्स, कलर्स एंड अदर एग्रीकल्चर आइटम्स। जामनगर की अगर हम बात करने जाए तो हमारे यहाँ पे वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है ना, जहाँ से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा भी जामनगर की एक आइटम फेमस है, क्या ब्रास आइटम। अमुक लोगों के घुघरा तो खाવાની વસ્તુ છે, ब्रास आइटम खाવામાં જ આપણું ध्यान पहला है। उसके बाद अगर हम बात करें अदर सिटीज के बारे में तो सूरत भी फेमस है टेक्सटाइल के लिए, जो इंडिया का 30% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। डायमंड्स की तो बात आप सभी लोगों ने सुनी है, डायमंड्स एक्सपोर्ट सूरत से सबसे ज़्यादा होता है। राजकोट को कैसे भूल सकते है ना, राजकोट एक्सपोर्ट करता है इंजीनियरिंग आइटम्स है ना, 40% इंजीनियरिंग आइटम्स इंडिया का राजकोट से एक्सपोर्ट होता है। ऐसा बोला जाता है कि हार्ली डेविडसन में लगने वाले स्पेयर पार्ट्स भी राजकोट में बनते हैं। इट्स ट्रू, पूरा हार्ली डेविडसन नहीं बनता, उसका जो नट बोल्ट्स होता है ना वो बनता है। इमिटेशन आइटम का भी राजकोट हब है ना। उसके अलावा अगर भावनगर की बात की जाए तो वहाँ पे बिगेस्ट स्क्रैप यार्ड है, जहाँ पे सीप आती है ब्रेक करने के लिए है ना, तो वहाँ से सारा स्क्रैप एक्सपोर्ट होता है। और उसके पास वहाँ पे डिहाइड्रेटेड ऑनियन का भी प्लांट है, महुआ है ना, तो वहाँ से डिहाइड्रेटेड ऑनियंस और वैसी सारी आइटम्स एक्सपोर्ट होती है। उसके अलावा गुजरात के और सिटीज़ के बारे में बात करूँ तो कच्छ से 30% नमक एक्सपोर्ट होता है, मैंगो एक्सपोर्ट होता है, अनार एक्सपोर्ट होता है, डेट्स एक्सपोर्ट होता है। भूज से 50% हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है। आनंद से 80% डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। वेरावल, गिर सोमनाथ से मरीन आइटम एक्सपोर्ट होती है। और उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं जूनागढ़ केसोद की तो इंडिया का वो ग्राउंड नट का हब है। मूंगफली आती है ना, ग्राउंड नट जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसका जो सबसे ज़्यादा सोर्सिंग आपको अच्छा चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाली ग्राउंड नट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको जूनागढ़ और केसोद के एरिया में जाना पड़ेगा। मोरबी भी आपको पता है सिरामिक के फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे, एक अकेले मोरबी में ही 1500+ फैक्ट्रीज है सिरामिक की है ना, और उसमें से ज़्यादातर जितने भी एकम है वो आज के दिन एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा भी दिशा का पोटैटो, ऐसी 100 हर एक सिटी का एक नाम लो, वहाँ से हर एक आइटम इंडिया में गुजरात से एक्सपोर्ट हो रही है। तो गुजरात से इतना सारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके पीछे अगर आप देखने के लिए जाओ तो एक पूरी प्रोसेस है। वो प्रोसेस स्टार्ट होती है कहाँ से? अगर आप सभी लोगों को आने वाले दिनों में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक्सपोर्ट अगर कर रहे उसको पता होगा, अगर नहीं कर रहे तो आपको मैं आज एक चीज़ लिखवाता हूँ, आप लिख लो, आने वाले दिनों में आपके धंधे में बहुत आपको काम आएगी। वो चीज़ क्या है? अगर एक्जिम व्यापार करना है ना तो शुरुआत होती है कंपनी से। कहाँ से होती है? कंपनी से। यू हैव टू रजिस्टर्ड फर्स्ट अ कंपनी है ना, वो कंपनी में सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या IC, GST, RCMC, AD कोड, ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। So you need to register first a company, then after you have to choose one right product, जो सेकंड स्टेप है ना। ये सारे लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपको भी उसी हिसाब से एक्सपोर्ट करना है तो आपको एक मैं कंक्लूजन मतलब 2 मिनट में एक छोटी सी प्रोसेस समझा रहा हूँ।
फर्स्ट यू नीड अ कंपनी, देन आफ्टर यू नीड अ राइट प्रोडक्ट। मैं राइट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। राइट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि इंडिया से, आपको मैं बता दूं, हर एक आइटम एक्सपोर्ट नहीं हो रही है ना। बहुत लिमिटेड आइटम ही है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। हम लोग क्या करते हैं पता है, अगर हमारा व्यापार डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा चलता है ना, तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रमोट करूंगा। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जितने भी व्यापारी लोग बैठे हैं, उसका डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा व्यापार चल रहा है कोई भी प्रोडक्ट का, तो ये यही सोचेगा कि मैं ये प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाऊंगा। पर माइट भी पॉसिबल कि वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में चलने लायक ना भी हो, इंडिया में भले ही चल रही हो पर इंटरनेशनल मार्केट में चलने लायक ना भी हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपने बाजू वाला ही एक्सपोर्टर जो मैन्युफैक्चरर वो कॉम्पिटिटर नहीं है, यहाँ पे अदर कंट्रीज भी कॉम्पिटिशन में आती है। तो पहले तो प्रोडक्ट की डिमांड चेक करनी चाहिए कि उसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है या नहीं। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोला कि एक राइट प्रोडक्ट होनी चाहिए। अब वो जो राइट प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट की, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक राइट मार्केट भी होना चाहिए जी। उसका रीजन है कि इंडिया में से जैसे हर एक आइटम एक्सपोर्ट नहीं होती ना, वैसे ही वो हर एक आइटम हर एक कंट्री में भी एक्सपोर्ट नहीं होती, है ना। हम लोग तुक्के मारते। कहाँ पे तुक्के मारते कि आज समझो कि आपका कोई बड़ा भाई है यूएस में पढ़ने के लिए गया, तो आप उसको बोलोगे भाई देखना 2-3 कस्टमर मिले तो, पर आपकी प्रोडक्ट वो मार्केट में चलने लायक है ही नहीं। आपका भाई का पढ़ाई खत्म हो जाएगा, पीआर खत्म हो जाएगा, तब तक आपको बायर मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे वो प्रोडक्ट का मार्केट था ही नहीं, है ना। तो हर एक प्रोडक्ट का एक मार्केट भी होता है, तो यू नीड टू सर्च वन राइट मार्केट, देन आफ्टर कम टू राइट बायर। फिर आपको एक राइट बायर ढूंढना चाहिए। अब बायर फाइंडिंग के भी अलग अलग 16-17 रास्ते हैं, जिसके ऊपर मैं डिस्कशन यहाँ पे नहीं करूंगा, वरना आज का ये पूरा सेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में सक्सेस होना हो, तो ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, क्या, वन राइट कंपनी, वन राइट प्रोडक्ट, वन राइट मार्केट, एंड देन आफ्टर वन राइट बायर। इसके बारे में डिटेल में भी सीखना हो तो अहमदाबाद में काफ़ी अच्छी फैकल्टीज के प्रोग्राम होते हैं, वो ज्वाइन करिए, आपको और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। वी कम टू द अवर पॉइंट इज कि भी गुजरात का फ्यूचर कैसा है एक्सपोर्ट का। तो अगर गुजरात के फ्यूचर की बात करूं, तो हमारे चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल जी ने कहा था कि गुजरात की पॉपुलेशन 5% है, लेकिन नेशनल जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 8.3% है ना। और ये आगे 10% तक ले जाने का गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एम है। मतलब गुजरात की पॉपुलेशन 5% और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा 8.3%। तो इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन एक्जिम फील्ड का है ना। और उसके अलावा भी अगर गुजरात का फ्यूचर की बात करें तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है जो हमारे आने वाले दिनों में एक्जिम बिजनेस में काम में आएंगे। जैसे प्रोजेक्ट है कि गिफ्ट सिटी, है ना। तो गिफ्ट सिटी में टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, ये होता है, वो काफ़ी सारी गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिलती है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, बॉम्बे के साथ हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। महाराष्ट्र इज अ सेकंड लार्जेस्ट स्टेट जो एक्सपोर्ट करता है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें महाराष्ट्र से कनेक्टेड है आपकी। उसके अलावा आपका सेमीकंडक्टर का भी आने वाले दिनों में सेक्टर बड़ा होने वाला है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग का होने वाला है, ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, और मेरीटाइम इंडिया विजन MIV 2030 तक जो 42 पोर्ट्स पे ऑपरेशंस चल रहे हैं ना, है ना, उसकी कैपेसिटी इंप्रूव करने का भी ये लोग मेरीटाइम बोर्ड काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में गुजरात और उसका एक्सपोर्ट का फ्यूचर काफ़ी हद तक बहुत अच्छा होने वाला है, जिसमें नो डाउट, कोई भी प्रकार का एक भी डाउट नहीं है। अगर गुजरात की गवर्नमेंट की हम बात करने जाए तो गुजरात गवर्नमेंट की आज के दिन एक पॉलिसी बना रही है, स्टेट पॉलिसी, एक स्टेट पॉलिसी बना रही है जो यूनियन गवर्नमेंट की FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के साथ जो भी उसके फीचर्स है वो एडोप्ट करके आने वाले दिनों में सिर्फ गुजरात के एक्सपोर्टर को फायदा मिले, उसको प्रोत्साहन मिले, उसके लिए काफ़ी नई नई पॉलिसीज भी बनाने का प्लान कर रही है। तो ओवरऑल देखने के लिए जाए तो गुजरात के मामले में गुजरात सबसे ज़्यादा इसलिए आगे है क्योंकि साहब गुजरात की सांसों में व्यापार है ना। और ये व्यापार और हमारी बुद्धि और ये सारी फैसिलिटीज़ को मिलाते हुए
आज के दिन हमारे गुजरात से काफ़ी सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे धीरूभाई अंबानी, गौतम भाई अंबानी, करसन भाई पटेल निर्मा जैसे, है ना, और आप जैसे लोगों को मिलाते हुए आज गुजरात इतना एक्सपोर्ट कर रहा है. तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल फॉर द टुडे सेशन and wish you all the best for your future, right? And thank you so much for the good session today, right? Thank you so much. So over to you Pinakin ji, right? आगे आपको थोड़ा लॉजिस्टिक के बारे में और थोड़ा नॉलेज देंगे पिनाकिन जी, जो किमजी दास, जो हमारा, हाँ, जो हमारी यहाँ पे कंपनी है जो कस्टम क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग का काम करती है, राइट? तो ओवर टू यू पिनाकिन जी. थैंक यू. Thank you, Sagar bhai, for making my job easy. You really enlightened, where the Gujarat is and where Gujarat is supposed to be. To add on what Sagar bhai says, I just, noted some of the point that he said 1960 onwards Gujarat has picked up. But if I talk about my company, Tulsidas Kimji Private Limited, our founder has established this company in 1895. So 129 years in the logistic. Right. So before 129 अंग्रेज के ज़माने में भी लॉजिस्टिक तो होता ही था. I have read one book on him wherein he used to clear the cargo at the dock and he used to hand over at mid-sea to the captain. There were no ports, not even Karachi port, not even Bombay port. Those days he was handling this kind of shipments, and lot of silver those days also he used to import. If anyone interested, I have a book on him, on my founder, Wheels to Wings. पहिए से लेकर प्लेन तक की सफ़र 129 ईयर्स में उन्होंने कैसे की, और या उनकी फोर्थ जनरेशन, टुडे द फोर्थ जनरेशन इज रनिंग द शो. सो हाउ दे हैव रीच्ड टू दिस लेवल एंड व्हाट स्ट्रगल दे फेस्ड. सो रियली इट्स वर्थ रीडिंग. I am reading it often. I learn every time something new out of that book. So really it's worth reading. And logistic, he had the vision 129 years before, that this is the only field where my 4, 5, 7 generation अपन बोलते हैं ना 7 पुस्तक खाएगा, 7 पीढ़ी खाएगा. तो he had that vision, और अभी चौथी पीढ़ी तो हम लोग काम कर ही रहे इस कंपनी में. So it is that kind of field. Logistic is a never ending field. It is always a progressive field in the world as well in this country. Sagar bhai missed out one of the area in the automobile. If you go to near this Baicharaji, Vitlapur is the area where you will get all the automobile company, Japanese company. They have made their hub over here, and huge potential is there besides Sanand. So I'm not just pinpointing, but this one of the point you missed it. Today's news there was that this Diamond Burj in Surat, the first shipping bill is filed yesterday successfully. And now they are expecting to start regular export out of Surat. So this is really going to be a great achievement for Government of India as well, for all pride moment for Gujaratis, that yes, we have a very good support from the ministry now after so many years, because Surat is a hub for last so many years. The cargo is not started. The international flights are operating from Surat airport, but the cargo is not started. But yes, Diamond is started. So that is a good achievement, and we see good revenue out of that airport from Surat. So we should appreciate the government. I need a clap. At least we moved first shipment out of this gold out of their Surat market. So see besides the waterways which we discuss with the ports of 42 ports across Gujarat, we discuss. We have a government is coming up with a dedicated freight corridor, Delhi to Mumbai, Nhava Sheva freight corridor dedicatedly, and major part of the Gujarat is covered in that freight corridor. So that is also once again a good achievement, and in the coming days Gujarat will be the maximum benefited out of that freight corridor. And nowadays because of facilities at Mundra, the connectivity at Mundra, lot of coastal vessels are being operated out of Mundra to south and sometime to eastern region also. So coastal movement is also going to be a future of Gujarat. So that also will give good boost to this logistic field and industry. So once you clear the shipment at Mundra, then it is connected for all these eastern and southern ports of India.
So that will also additional revenue to the state, and we may definitely surpass 10.5 or 11 also the GDP growth. Since we are on the growth part horizon, what we see Gujarat in the coming years. If I talk about only Ahmedabad, two ICDs, one is Sanand Thar and one is Conquer, that is, he rightly mentioned, near Vaishno Devi temple. The output is about 17,000 TUs a month. Just think, it is more than a vessel. At least one smallest vessel is 3,500 TUs, and you are handling 17,000 TUs only at Ahmedabad. Ahmedabad Air Cargo, the export is between 3,500 to 4,000 metric ton a month. This is the output of Ahmedabad Air Cargo. As well, this is at least 500 metric ton growth over to previous year. So this is the latest figure I got from the airport, and import is about 1,000 metric ton. This was more, but because of our policies to reduce import from China, it has little reduced, but still 1,000 metric ton is not a small amount. And Gujarat export is about $150 billion per year. The last year figures of more than $150 billion. So we definitely see Gujarat to grow much more. The GMB, Gujarat Maritime Board data says that last year was the best year for the GMB. 449 million metric ton was handled by Gujarat ports. 449 million metric ton. So really, it's a great achievement. This was the first time in the history. This includes all 42 ports which he mentioned that has been covered this volume. So, these are the growth part. But since I am in a logistic, I am facing my couple of friends sitting in the audience. They are faculty as well. We are facing, being a logistician, we are facing a lot of challenges on a daily basis. It is every day we are learning something new. Every day we are facing something new. Besides the government policies, just to give an example on the import, that from 2021, earlier whenever you import, you file the bill of entry, it was cleared. Whether you file one day after or one day before makes no difference. But now it is for 3 days, you have to pay 5,000 late penalty if you don't file advance bill of entry, and after fourth day onwards, it is 10,000 per day. So just imagine, if you have a small value goods and you ignore your document when the goods are arriving. It is happening in big companies. Pre-alert has come, no one has noticed, and after 1 week, 10 days, company like, I have a company, Delhi-based company, they invariably forget to pass on that pre-alert to us, and they landing paying huge penalties and damages on this air shipment as well as sea shipments. Very recently, this Central Pollution Control Board, CPCB, has made a new regulation, and the registration is mandatory. All import under plastic waste management rules from 2016. So even if you have, smallest thing that which is pollutant, then you have to register. SIMS, again, still import monitoring systems for goods falling under chapter 72, 73, 86. NFMIMS, non-ferrous metal importing system for chapter 74, 76. PIMS, paper import monitoring systems for chapter 48. CHIMS, cheap import monitoring systems for 8542, registration required at the time of clearance. For the chemical, it is IUPAC, International Union Pure and Allied Chemistry name and the CAS number, that is Commercial Abstract Services. That number for chapter 28, 29, 32, 38, 39. Now see, being a new upcoming entrepreneur, in the lunch hours we were discussing that either to have the best of knowledge or zero knowledge in the logistic field or the export-import field. Otherwise, you will have a big problem. See, even all these rules, today if any customer comes to me, I have to call my staff, भैया इसके अलावा और कोई नया रूल आया है क्या? Because they are every day filing their documents, bill of entry, shipping bill. Even I may not aware what are the new rules are coming in the system. Automatically it is inserted, and we are calling for the document from the customers. So all such challenges are there in the logistic field.
So these are the for the imports. Similar for the export also, you face a lot of things. Even what is the experience that sometime most of the time when you import from China or Germany, it is packed in air bubble packing or the shrink wrap packing. So for that also you need license. Or the other way I cannot discuss here how to solve it, right? So it is really a challenge for the industry to cope up with the requirement of the trade. Now, besides this, few examples I gave you for the import. There are other challenges like due to this war situation, the ocean freight and air freight has increased like anything. The freight we used to pay, even after the COVID, which was 400, it is now 4,000 and above. Correct. So it is going very high. So anybody in this room are planning for any CIF shipment, better you consult your forwarder. At least 10 times confirm that rate validity is for. Very recently, one of the Bhavnagar customer, which sir mentioned, he is supplying to all automobile industry, BMW, Audi, he is supplying. But he took the price for exhibition goods 4 months before, and when he executed, the difference was at least 60% higher side than what anticipated, because the freight has gone higher. So especially when you are making any contract for the CIF business, better you consult, reconfirm, even before the shipment also you reconfirm. And that is the reason nowadays mostly whether it is export or import, people do prefer either FOB or export shipment. So at least that liability, additional hidden cost is eliminated. So I recommend the same to all of you also wherever you are doing export or import. Due to Red Sea, again, the vessels are taking more than a reasonable time to deliver the goods at destination, and it is taking at least 10 to 12 days. So turnaround time of each vessel has been changed. Other things which, a couple of my industry friends from the shipping line, one or two are sitting in this hall also. So they reported that USA is going to impose heavy duty, like what we have, there's import from China, you have anti-dumping duty. Similar something USA is planning from September 24 onwards. So all the existing capacity of India has been transferred to China, and China, they are being very smart. They are pushing their cargo to USA before the September. Whatever they can dump, they are dumping as of now. So all the, and see, today if you are paying USA freight, say 8,000 for 128 TUs, they are paying 12,000, 13,000 also, because they simply want to dump, and the lines are getting cream. So why should they give that spare capacity to India? They are utilizing maximum for China to USA route, and therefore that is affecting our inventory also, our selling schedules also, and our output for the export. It is suffering a lot. And China being a number one manufacturer of the containers, they are using, and we have restricted a lot of import from China by imposing many rules out of it. Therefore, the containers are not available. So if you today, the common problem, a person like Deval Bhai or anybody in this hall who are in the forwarding business, that I am quoting the rate on the X line, when I am asking for the container inventory, it is not available. Even for the airline also, if I am quoting the rate, but when I get the shipment, sir, flight is full, at least for 3 flights are full, Emirates or any big carrier, Qatar, they will say our freighters are full. So it is, real challenges. Then, renegotiation, or ultimately what happens, that shipper cannot afford to pay the higher freight, because they have also negotiated a lot and locked the price of a CIF. So they will expect that I want to move on a lowest possible air freight or a ocean freight. So for example, if I am quoting rate on Air Arabia and I am expecting services of Lufthansa, which is not possible. Lufthansa has its own standard, have big airline, huge manpower to handle all this just-in-time business, whereas Air Arabia, from the day one we say, sir, this will be a Garib Rath and you are expecting Rajdhani, which is not possible. So either you plan or requote, convince a customer and pay the freight accordingly. So these are the challenges. Even very recently, what is being experienced, so far it is not implemented for the sea shipment, but for air shipment it is implemented that any chemical exporter
If you are by chance dealing with the hazardous goods, class 1 to 9, any goods, needs a qualified, DG qualified person in your organization. If you are not having DG qualified person, DG is direct, I mean, it is a dangerous goods regulation, that is IATA, and for the C, it is IMCO, IMDG code. IMDG is a code. So for air, it is very stringent. And if you are not having category 1 person passed in your organization, because the shipper's declaration of DG goods needs to be signed by shipper and shipper only, your forwarder cannot sign. Now it is very strict. Shipper has to attach that certificate of the staff along with the document, otherwise shipment will not be accepted. Same way, being a forwarder, we have to also attach our staff's certificate, that is category 3 certificate, and it is mandatory for us as a forwarder that I do not have minimum 2 in my organization wherever I have a headquarter and a branch location minimum 1, my license will be cancelled by IATA. So it is that standard. Luckily, it is not implemented for C yet. So those who are dealing in the chemical business, please enroll yourself for all such trainings. Couple of the training in past I have only conducted in AMA, or even JBS is also conducting, or IATA is also conducting directly. So I request all the chemical suppliers to get it registered and get their staff trained. Even if you are not handling hazardous goods, you should enroll and get the training, because it is a knowledge only. Sometimes we feel that isme kya hai, right? But for the smallest example I would like to give, that copra, normally we eat chew, right? The dry coconut, havan mein bhi dalte hai. It is forbidden for the airline. They will not carry 100 grams of copra on the flight. Why? It is containing 85% of the oil, which is flammable. So there are likewise many such commodities. So for knowledge also, you should go and understand such laws, rules, and the trainings. That will help you all. I think whatever I wanted to deliver within the time, I have delivered. I have exceeded 5 minutes, but if any questions you all have, me and Sagar Bhai can definitely answer to it. DGR you said? Dangerous Goods Regulation. It is a IATA publication. It is International Air Transport Association. For information, IATA is a body who is making rules and regulation for the aviation industry. So tomorrow you have your own chopper, you will have to follow those rules and regulation of IATA. So it is, and there is to support IATA, there is a ICAO, yeah, International Civil Aviation Organization, who is giving technical specification to IATA and who are making the rules. So this is, I mean, they are conducting these trainings. So it is, and if you are IATA DG qualified person, sea shipments you can easily handle, because that is the most stringent. हेलो Yeah. हेलो सो मुझे आप दोनों से एक सजेशन चाहिए था बोलिए. कि जैसे कि मैं सर के अग्री करता हूँ कि एग्री कमोडिटीज़ में स्कोप बहुत है अभी. हम लोग के यहाँ धोलेरा के पास ही ज़मीन है जहाँ हम लोग चने उगाते हैं. तो सरकार बहुत पुश कर रही है कि आप वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करो, रादर देन कि आप रॉ मटेरियल सीधा सप्लाई एक्सपोर्ट करो. अब जब मैं वैल्यू एडिशन करने जा रहा हूँ तो एक तो मुझे किसी थर्ड पार्टी OEM से मैन्युफैक्चरिंग करवाना पड़ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट चना है, तो उसका मैंने कॉस्मेटिक बनाया, तो एक तो मैं चना टू चना अगर बेच रहा हूँ तो कोई GST नहीं है, लेकिन जैसे ही ये करता हूँ तो पहले तो GST आता है. उसके अलावा मेरा इतना सारा सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट बनाने में ही है, फिर एक्सपोर्ट का हैसल अलग है. तो बाय बल्क या बाय वॉल्यूम में चना एक्सपोर्ट करूँ वो ज़्यादा सेंस बना रहा है, या वॉल्यूम कम करके हाई मार्जिन वैल्यू एडिशन करके, क्योंकि मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, ब्रांडिंग भी करना पड़ेगा. तो बिजनेस फीजिबिलिटी दोनों में से कहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए? I think Sagar Bhai can reply because he is an exporter, but I would say do value addition. What is your opinion, Sagar Bhai? है ना, यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है वो वैसी बात है कि मैं और सर दोनों साथ में लंच करने के लिए गए, दोनों की भूख अलग है. वो 2 रोटी खाएंगे, मैं 1 रोटी खाऊंगा, ठीक है ना. तो इट्स अपॉन यू, लाइक आपको ज़्यादा वैल्यू एडिशन करके ज़्यादा कमाना है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जो पीछे सारा बोल रहे हो GST भी लगेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा,
तो साथ में ये भी आप बोल रहे हो ना कि कमाने का मौका भी ज़्यादा मिल रहा है, राइट? एंड इवन इफ़ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो फिर आपको ये क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए क्या कि मैं कमा रहा हूँ। तो जहाँ पे आप कम प्रॉफिट ले रहे हो वहाँ पे आपका मेहनत भी तो कम है, और जहाँ पे आप कुछ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए पीछे जा रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू डू सम वैल्यू एडिशन, राइट? तो इट्स अपॉन यू कि आपको कितनी भूख लगी है, आप 1 रोटी खाओ या 2 रोटी खाओ, जाएगी तो पेट में ही, करेक्ट? सो एनी अदर, और किसी को कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एक्जिम बिजनेस, रिगार्डिंग लॉजिस्टिक, एनीवन? आपको किस सेगमेंट में जाना है उसके ऊपर है। इवन AMA इज कंडक्टिंग लॉट ऑफ कोर्सेज, लाइक अभी देखो आज का ही आप फैकल्टी लिस्ट देख लो, इसी जैसे भी है, लॉजिस्टिक्स वाले भी है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर भी है, फिर बैंकिंग वाले भी है। और तो आपको क्या सेगमेंट में क्या सीखना है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, देन देयर इज अ डिफरेंट काइंड, yeah, then I think AMA is the best this thing. As per your nature of your business, I think you can enroll yourself for these trainings. That is better. Sir, you in your speech itself said about 2-3 things. Export logistic costing is in fluctuation. Yeah. Right from COVID, we saw how it multiplied. Yeah. Red Sea crisis. So, 2 things you mentioned, sir. One about checking the cost again and again before. For the CIF. Right, CIF. And other is giving FOB or exports. Sir, what else can an exporter do? Because the importer also, considers business sense from taking from multiple countries. So, what an exporter can do in this space for logistics, to keep the logistics, or to be prepared to, See, I would say you can take a calculative risk while quoting your CIF or CFR price. Maximum keep a period of 3 months, because you know whatever, I don't know whether you are a manufacturer or a trader, but in 3 months time, even the minor fluctuations you can sustain. That I can forget my little profit, or નફામાં નુકસાન ગુજરાતી કહીએ એમ, બરાબર? પણ 3 મહિનાથી ઉપરનું રિસ્ક હમણાંના સંજોગોમાં લેવા એવું નથી. એટલે એ કેલ્ક્યુલેટિવ રિસ્ક તમે બેઝડ ઓન એક્સપિરિયન્સ તમે લોજિસ્ટિક્સને પૂછી શકો એમાં શું વધારો ઘટાડો કંઈ લાગે છે. યુ વિલ સે કે સાહેબ 10-20થી 25% વધારે પકડીને ચાલજો, અને હમણાં જે ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે એનાથી વધારે નથી થયો, તો તમે મેક્સિમમ 40% સુધી પકડો. 3 મહિનામાં તમને નુકસાન નહીં જાય. કદાચ નફો ઓછો થશે પણ નુકસાન નહીં જાય. યા અત્યારે 8,000 છે. યસ. નુકસાન થાય, હા, એટલે બેટર છે કે CIF કોટ કરાય જ નહીં. એક્સપોર્ટ મારી સલાહ શું હતી કે એક્સપોર્ટ કરો કે ઇમ્પોર્ટ કરો, ઇટ ઇઝ કે તમે FOB એક્સપોર્ટ કરો વધારે સારું. બિકોઝ અમે લોકો હા, ના એટલે એકચ્યુઅલી અમે લોકો મશીન મેન્યુફેક્ચર છે. અમારો મશીનનો લીડ ટાઈમ 4 મહિના હોય છે, Correct. 12 વીક્સ. એટલે એ વખતે મારી પાસે સેલ્સ પર્સન CIF કોટ માગે એવું નથી આપતો. હું એમને મહિના પહેલાં આપું છું કે જ્યારે મશીન રેડી થાય ત્યારે મહિના પહેલાં હું તમને કોટ આપી દઈશ, એ તમે કોટ કરી દેજો. આ બેટર છે. અને બીજું સ્મોલ અત્યારે નાની ઇન્ડસ્ટ્રી શું કરે છે કે એ લોકો CIF કોટ આપી દે છે પહેલાં ફોર્ડર પાસે લઈ. એ લોકોને નોલેજ નથી હોતું કે લોજિસ્ટિક્સ કોટ કેટલી વધી વધશે. જશે, અને એ લોકો એડવાન્સ નથી લેતા બહાર પાસેથી. એટલે ત્યાં આગળ એમને નુકસાન થાય છે, કારણ કે એ પછી એ લોકો પેમેન્ટ નથી કરતા. લોજિસ્ટિક્સ કોસ્ટ વધી એટલે શું થાય, મટીરિયલ કરતાં લોજિસ્ટિક્સ કોસ્ટ વધી જાય, એટલે એ લોકો પેમેન્ટ નથી કરતા ત્યાંથી, અને ત્યાં આગળ એ લોકો 6 મહિના સુધી હેરાન થાય છે. 6 મહિના 8 મહિના જ્યાં સુધી પેમેન્ટ ના કરે ત્યાં સુધી. સો આઈ સજેસ્ટ ઇન ધીસ કેસ કે તમે જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ ફાઇનલ કરો, ધીસ ઇઝ માય FOB કોસ્ટ, એ તમારી ફિક્સ રહેવાની, ફરક નથી આવવાનો, બરાબર? પ્રપોઝ એક્સપોર્ટ ફ્રેટ ઇઝ ધીસ મચ, however any variation will be implemented. You can put this clause and sell your product, so that you have much in advance told your buyer that it may change. That is what maximum you can do. So anyone else? जी. બાયર તરફથી કંઈ લિનિયન્સી મળશે?
Up to you. You want to be a smart Gujarati or you want to be a genuine businessman? That is up to you. See, if the rates have been reduced in the upcoming next shipment, you can give some extra discount to that person. Correct? Because you are not doing one-time business. It will be recurring business for at least for 5 years or lifetime. So that is up to you. Correct? નહીં સારું છે, આવું બી પૂછી લેવું જોઈએ. મેં તો જે જોયું નહીં પૈસા આવ્યા બી પાછા આપી દીધા આટલા વધ્યા મેં શું કીધું? Either you should be a smart Gujarati or a genuine businessman. बट एथिक इज दैट कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी टर्म्स में जब पैसे बचे ना. मैं खुद भी क्या करता हूँ पर्सनली, जब मेरा 2-3 पैसा, फॉर एग्जांपल मैं कॉमोडिटी मार्केट में काम करता हूँ, आज मैंने एक ऑर्डर उठा लिया, मार्केट में वो प्रोडक्ट की प्राइस हो गई कम, मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो मैंने रखा था उससे ज़्यादा मिला, तो वोट आई डू कि मैं पहले तो धंधा કરી લૂંગા. ઓલો વકીલને કોઈ ફી આપી હોય ને કોઈ દી પાછી ના આવે એવી વાત છે. એટલે આપણી પાસેથી પૈસા કોઈ દિવસ પાછા જવાના નથી. बट इफ़ यू आर एथिकल देन व्हाट वी डू कि उनमें से जो भी पैसा हमारे पास थोड़ा बचा, हम बायर को बोलते हैं कि सर आप हमें नेक्स्ट ऑर्डर दो, हमें एक आपको ये बोलना है कि पिछले ऑर्डर में मार्केट डाउन गया था ना, तो पैसा मेरा आपका बचा है, तो मैं आपको थोड़ा वेवर दे दूंगा, मतलब इनवॉइस वैल्यू में कम बनाऊंगा. ऐसा करने से क्या कि बायर है ना, वो आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखाएगा और लंबा चलेगा. और हमारे ये धंधे में क्या है पता है, ये कोई रिटेल धंधा नहीं है कि सुबह सुबह आप दुकान के शटर खोलो, कस्टमर आए 2-3 चीज़ें लेके जाए, 2-3 चीज़ें लेके जाए. इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज़ अ काइंड ऑफ होल थिंग, होलसेल व्यापार. इसमें आपने अपनी दुकान खोली, मतलब कंपनी खोली, इनमें साल के अगर आपके अच्छे 2-3 बायर क्लिक हो गए ना, इट्स इनफ फॉर यू. क्योंकि एक कस्टमर भी अगर साल का एक हर महीने का ऑर्डर भी देता है ना, तो भी आपका काफ़ी लंबा काम हो जाता है. तो हमारे व्यापार में हर रोज़ सुबह उठ के हमें एक नया कस्टमर नहीं चाहिए. इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है ना, ये रिटेल कारोबार नहीं है कि आपने दुकान खोली हर रोज़ 2 कंटेनर लिखो, 3 कंटेनर लिखो, है ना. ये होलसेल कारोबार है. तो होलसेल कारोबार में बल्क में काम होता है. तो योर एम इज़ यू हैव टू फाइंड वन राइट कस्टमर इन अ होल ईयर. एक अच्छा ढंग का कस्टमर मिले ना, सालों तक चलता है. मेरी लाइफ का पहला कस्टमर आज के दिन भी मेरे साथ धंधा करता है. उसका रीज़न है ये जो मैंने आपको बताया ना, कि जो सारी टेक्निक्स है ना, जिसको आपका बायर आपको पकड़ के रखता है. कभी आपको भले मेरे को अगर 5 कंटेनर दे रहा है तो भी एक ही देगा, 4 दूसरे को देगा, पर छोड़ के जाएगा कभी नहीं. करेक्ट? या सो ओके, ग्रेट. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टुडे सेशन. नाइस.